We are starting with chapter 1 of civics, that is what is democracy and why democracy. तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन हम सबसे पहले देखने वाले हैं. सो एक सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, सबसे कॉमन चीज़ डेमोक्रेसी के अंदर क्या होती है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसको लोगों द्वारा चुना जाता है. मतलब डेमोक्रेटिक किसी भी हम गवर्नमेंट को कब कहेंगे, हमारी इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता होते हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है. मतलब कि हम लोग वोट डालते हैं और फिर हमारी ही वोटिंग से जो हमारे नेता होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुने जाते हैं और हमारी सरकार बनती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इस तरीके की गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को, मतलब जो हमारे नेता होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको लोग चुनते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, मतलब उनको कौन चुनता है, पीपल, हम लोग वोट दे के आते हैं और हम किसको चुनते हैं, हमारी सरकार को चुनते हैं. ठीक है. तो ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग अपनी सरकार को चुन रहे हैं, लोग वोट करने जा रहे हैं तो कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगी. हम ये बात एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. तो बट एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है इसमें कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग वोट करते हैं वो डेमोक्रेसी होती है. तो अगर हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी, है ना. तो क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक जो कंट्री होगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कौन सी होंगी जहाँ पर लोगों के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है. जैसे म्यांमार की बात अगर हम करें, म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है आर्मी का रूल चलता है. अब जैसे हमारी इंडियन आर्मी है वैसे ही म्यांमार की जो आर्मी है उनका रूल चलता है और उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है. ठीक है. उनकी अपने आप क्योंकि आर्मी पावरफुल होती है, उन्होंने अपने आप ही अपनी कंट्री पे अपना होल्ड बना के रखा हुआ है. तो यहाँ पर म्यांमार में आर्मी का रूल चल रहा है, मतलब कि लोगों का रूल नहीं चल रहा है. लोगों ने वोट करके आर्मी को इलेक्ट नहीं किया है, लोगों ने आर्मी को वोट नहीं किया है. तो इसलिए म्यांमार क्या हो गया, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. सिमिलरली अगर हम चिली की बात करें, चील जो एक कंट्री है, यहाँ पर भी डिक्टेटर का राज चलता है और उस डिक्टेटर का नाम है पिनोशे. तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि चील में भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है चील एक, क्योंकि वहाँ पर जो ये पिनोशेट है इसको लोगों ने, पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है, लोगों द्वारा इसको नहीं चुना गया. ये एक डिक्टेटर है, अपनी पावर से इसके पास होल्ड आया है कंट्री का, और चील क्या हो जाती है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. सिमिलरली अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में राजा का रूल चलता है. अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा. तो अब इनको लोग तो चुन नहीं रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए राजा बन रहे हैं क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ है. तो इसीलिए जो राजा का रूल चल रहा है सऊदी अरेबिया में, इस वजह से ये क्या है, सऊदी अरेबिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो हमने 3 नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में अभी देखा, एक म्यांमार, एक चील और एक सऊदी अरब. ठीक है. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो सिंपल सी हमने डेफिनेशन देखी है कि जो पीपल्स रूल होता है, मतलब कि एक तरीके से जो लोग, अगर लोगों का रूल होता है वो डेमोक्रेसी होती है. हमने बेसिक चीज़ ये देखी कि लोग जो हैं वो जाते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं वोट देके. तो बेसिकली पीपल्स रूल इज़ डेमोक्रेसी. तो हमने अभी तक इतनी ही डेफिनेशन पढ़ी है कि जो लोग हैं वो अपनी सरकार को चुन रहे हैं. ठीक है. बट अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, ये अभी कंप्लीट डेफिनेशन हमारी नहीं है.
अगर हम ऐसा करते हैं तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, हर एक कंट्री को हम क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी है हर एक कंट्री, अगर हम सिर्फ इतना ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी कहलवाना चाहती है, बट हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी एक्चुअल में है और कौन सी कंट्री जो है प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेटिक होने का, मतलब डेमोक्रेसी कहाँ सच में है और कौन सी कंट्री ऐसी है जो सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का दिखावा कर रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस। अगर हम ये मान लेते हैं कि जिस कंट्री में लोगों ने अपने नेता को चुना है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, डेमोक्रेसी को और डीपली समझने के लिए हमें इसके फीचर्स को समझना होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी के फीचर्स को अब हम समझेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक हमने एक सिंपल डेफिनेशन देखी है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एक इस तरीके की गवर्नमेंट होती है जिसमें कि लोग, जो हम लोग हैं, आम जनता जो होती है वो अपने रूलर को इलेक्ट करती है, मतलब चुनती है। ठीक है, हमारे कंट्री का जो नेता होता है उसको कौन चुनता है? आम जनता। तो अभी तक हमने सिर्फ यही एक डेफिनेशन देखी है कि आम जनता अपने रूलर को चुन रही है, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। पर ये डेफिनेशन हमने देखा था कि पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, जैसे कि हमारा जो रूलर है अब वो किस तरीके का है, किस तरीके से चुना गया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस रूलर ने कुछ गलत तरीके, फ्रॉड यूज़ करके वो रूलर बनता जा रहा हो बार 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 बार। और जो इलेक्शंस हैं वो हो सकता है कि फेयर ना हुए हों, फेयर तरीके से ना हुए हों, उनमें फ्रॉड हुआ हो, माल प्रैक्टिसेस का यूज़ हुआ हो। जैसे कि मशीन्स जो होती हैं जिनमें वोटिंग होती है, उन मशीन्स को में कई बार छेड़छाड़ की जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शंस फ्री तरीके से, फेयर तरीके से ना हुए हों। तो अगर इलेक्शन फ्री तरीके से, फेयर तरीके से नहीं होंगे तो हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो जो हमारा नेता हुआ वो तो लोगों के द्वारा चुना ही नहीं गया हुआ, क्योंकि इलेक्शन जो हुए वो फेयर तरीके से हुए ही नहीं। तो जिसको लोग चाहते थे कि जो हमारा रूलर बने वो तो बना ही नहीं। और इसी तरीके से जो रूलर है, क्या पता वो रूलर बना है लोगों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके, वोटिंग ले ली लोगों की, जैसे कि या तो झूठे वादे करके वोटिंग ले ली। तो इस तरीके से होता है कि वो रूलर बन गया हो। अब तीसरी बात ये आती है कि जो लोग चुन रहे हैं हमारे रूलर को, वोट करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि पीपल वोट कर रहे हैं। अब वो पीपल कौन होंगे जो वोट करेंगे? क्या हर एक सिटीज़न वोट करेगा? हर एक सिटीज़न के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, या कुछ सिटीजन्स को हम वोटिंग राइट्स नहीं भी देंगे? तो किस तरीके से सब कुछ होगा? जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहेंगे? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू? कि जो हमारे रूलर्स हैं, जो नेता एक बार चुना गया है, वो अपनी मर्ज़ी से जो वो चाहता है वो कभी भी वो अपनी मर्ज़ी चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, या कुछ लिमिट्स सेट होंगी, जो उसका काम है उसके लिए कोई लिमिट सेट होगी? या फिर सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होंगे डेमोक्रेसी में? तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जब हम डेमोक्रेसी को सिर्फ ये कह देते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन हम नहीं रख सकते, क्योंकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी फेयर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, वोटिंग राइट्स किस किस के पास होगा ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमें देखनी हैं। तो एक एक करके हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेजर डिसीजंस जो होगा वो कौन लेगा? इलेक्टेड लीडर। मतलब हमारी कंट्री में नेता को तो चुना गया है, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो नेता है वो ऐसे ही बैठा है और जो कंट्री के लिए डिसीजंस हैं वो कोई और ले रहा है, जिसको लोगों ने नहीं चुना वो डिसीजंस ले रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है? क्योंकि डेमोक्रेटिक हम तभी कहेंगे जिसको हम लोगों ने चुना है वोट देकर, डिसीजन भी वही इंसान ले। ठीक है, अब पाकिस्तान की हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो पाकिस्तान में 1999 में क्या होता है कि एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी,
बट 1999 में क्या होता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये एक आर्मी का एक मेंबर होता है, मिलिट्री कूप था, मिलिट्री कूप को लीड करता था। तो ये क्या होता है कि ये सारी पावर अपने हाथ में 1999 में ले लेता है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये हटा देता है, ओवरथ्रू कर देता है, मतलब हटा देता है। और उस दिन खुद को ये चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि अपनी पावर से इसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था और खुद सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो अब खुद को इसने चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद इसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और 2002 में ये एक रेफरेंडम कराता है। रेफरेंडम में क्या होता है, मतलब एक यस या नो लोगों को बोलना था कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है प्रेसिडेंट बनना चाहिए या नहीं। तो सिर्फ लोगों को यस या नो में आंसर देना होता है। तो एक 2002 में एक रेफरेंडम कराता है कंट्री में, जिससे कि इसकी जो पावर्स होती हैं वो 5 साल तक और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, कि अगले 5 साल तक ही इसके पास पावर रहेंगे और यह प्रेसिडेंट रहेगा अगले 5 साल तक। बट इस पर पाकिस्तान की मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, उन्होंने डेमोक्रेसी जो चाहते होते हैं लोग, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट उन्हें बोलते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी सारे इस रेफरेंडम पे सवाल उठाए थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस इसमें है और फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो लोग एक्चुअल में चाहते नहीं थे कि ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है ये प्रेसिडेंट बने और इसके पास पावर आए। तो ये रेफरेंडम जो हुआ था ये ठीक तरीके से नहीं हुआ था, इसमें काफ़ी सारे माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड थे जिसकी वजह से ये जीता था। तो 2002 में जब इसके पास पावर आ गई थी अच्छे से, तो इसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था, जिसके थ्रू इसने क्या किया, पूरा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। किस तरीके से ये चेंजेस करता था कि इसके पास सारी पावर आए। आर्मी का ये था, तो ये चाहता था कि मतलब सारी पावर जो है वो आर्मी के पास आए और इनको फ़ायदा हो, इस तरीके के ये चेंजेस लाया करता था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसने क्या चेंजेस किए थे, तो इसने अपने आप को ये पावर दी थी, मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी कि ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता है, मतलब कि हटा सकता है। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती थी जिसमें सारे जो ज़्यादातर ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास पावर होती थी। तो अब ये लोग सिविलियन कैबिनेट को भी सुपरवाइज करते थे, मतलब देखते थे, मतलब सारा काम एक तरीके से क्या हो गया था कि मिलिट्री के पास ही सारी पावर्स चली गई थी, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें सारे मिलिट्री वाले लोग थे और वो ही सारा काम सुपरवाइज कर रहे थे, मतलब सब कुछ देख रहे थे। और फिर ये इस तरीके के लॉज ये पास करके इलेक्शंस रखवाता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के। तो पाकिस्तान जो है उधर इलेक्शन होते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर होती भी है, बट जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास। क्यों, क्योंकि सब कुछ जो भी असेंबलीज थी इनको कौन सुपरवाइज कर रहा था, इनको सुपरवाइज कर रहे थे मिलिट्री ऑफिसर्स, और सब कुछ फ्रॉड तरीके से चल रहा था और सारी पावर एक तरीके से इन्होंने अपने पास ले ली थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पास ले ली और मिलिट्री के पास रखी, क्योंकि ये खुद एक मिलिट्री ऑफिसर था। सो क्लियरली हमने एक बात देखी कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, फिर उसके बाद उसने सारी पावर एक तरीके से किसको दे दी थी, मिलिट्री को दे दी, और उसके बाद वो इलेक्शंस रखवाता है। और फ्री और फेयर इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं थे। इलेक्शन उसने कब करवाए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के बदलाव किए कि सारी पावर जो है इलेक्शन में वही जीते, और इस तरीके से फिर उसने इलेक्शन जीते एक अनफेयर तरीके से। तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद भी हम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, तो पाकिस्तान शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। बट अगर हम एक बात देखें, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। जो हमारे जो नेता चुना गया पाकिस्तान में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, लोग थोड़ी ना चाहते थे कि वो बने, एक रूलर बने। तो पीपल मे हैव इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने चुना तो था,
नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए अपने जो लोग थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, अपने नेता भेजे थे, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। ठीक है, वे रियली रूलर्स नहीं थे। तो जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो भेज दिया, पर उन रिप्रेजेंटेटिव्स की चलती थोड़ी ना थी। उनकी क्यों नहीं चल पाती थी? क्योंकि इनके ऊपर कौन बैठे हुए थे? इनके सुपरवाइज़र कौन थे? एक तरीके से इनको जो सुपरवाइज कर रहे थे वो थे हमारे आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर्स। जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी उसके ऑफिसर्स इनको सुपरवाइज कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुन लिए थे, बट उनके पास पावर नहीं थी। पावर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के पास थी। इस वजह से हम पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। जो असेंबलीज थी उन वे कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती थी। फाइनल डिसीजन आर्मी वाले लेंगे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेगा। बाकी लोगों ने जिनको चुना है असेंबली के लोग, वे उनके पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो कोई डिसीजन लें। तो दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। मतलब जहाँ पर राजा का रूल चलता है वहाँ पर ज़्यादातर यही होता है कि पावर किसके पास होती है? लोगों के पास नहीं होती है, राजा के पास होती है। ठीक है, तो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। उन पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट भी थी कि जिनको लोगों ने चुना था। गवर्नमेंट थी पूरे अच्छे से। ठीक है, बट रियल पावर किसके पास थी? रियल पावर थी आर्मी के पास, और आर्मी को लोगों ने नहीं चुना था। ठीक है, तो इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स। मतलब रियल पावर किसके पास थी? हमने देखा कि सम एक्सटर्नल पावर के पास थी, मतलब आर्मी के पास थी, जिन्हें लोगों ने चुना उन असेंबली के पास नहीं थी। असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था लोगों ने इलेक्ट करके, उनके पास कोई पावर नहीं थी। ठीक है, तो नोट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जिन्हें लोगों ने चुना। तो पीपल्स रूल हम इसको नहीं बोल सकते। हम पाकिस्तान में ये नहीं कह सकते कि पीपल्स रूल है। क्यों? क्योंकि जो नेता था जिसको लोगों ने चुना था वो रूल नहीं कर रहा है। ठीक है, रूल कौन कर रहा है? एक्सटर्नल पावर्स रूल कर रहे हैं। सो डेमोक्रेसी में हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है? उस नेता के पास होती है जिसको लोगों ने चुना है। बट हमने पाकिस्तान की स्टोरी में क्या देखा कि जो पावर थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी और आर्मी के लोगों के पास थी, ना कि उस असेंबली के पास थी जिसको लोगों ने चुना है। उस असेंबली में जिसमें लोगों के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके पास कोई पावर नहीं थी, सारी पावर आर्मी के पास थी। इस वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, आखिरी डिसीजन, जो आखिरी शब्द होंगे वो किसके होंगे? उस इंसान के जिसको लोगों ने चुना है। तो अब हम करने वाले हैं सेकंड फीचर, दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसको समझने के लिए हम दो कंट्रीज़ की स्टोरी को समझेंगे, एक चाइना की और एक मैक्सिको की। तो चाइना की स्टोरी की अगर हम बात करें तो चाइना में क्या हुआ करता था कि हर 5 साल में रेगुलरली इलेक्शन भी हो रहे हैं और उधर की पार्लियामेंट भी चुनी जा रही है, जिसका क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उधर की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और फिर अब पार्लियामेंट हर 5 साल में इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट चुनी गई और उस पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया। और इस पार्लियामेंट में लगभग 3000 मेंबर्स हुआ करते थे जिनको लोगों ने चुना होता था। कुछ मेंबर्स ऐसे होते थे जो आर्मी द्वारा चुने जाते थे, और इलेक्शंस से पहले बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट्स को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल लेनी होती थी। ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये एक वो पार्टी है जो उधर रूलिंग पार्टी थी, मतलब कि उधर रूल किया करती थी, और इस पार्टी की परमिशन के बिना कोई भी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो अब जो रूलिंग पार्टी है वो क्यों चाहेगी कि वो हारे? तो वो सिर्फ यही चाहती थी कि हमारी जो पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यही जीते। तो वो किसी और को अप्रूवल देती नहीं थी कि कोई और आके जो है इलेक्शन लड़े।
तो इनकी अगर परमिशन चाहिए तो ये सबको मना कर देते थे। ये सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ करते थे इलेक्शन लड़ने के लिए जो पार्टीज़ इनको सपोर्ट करती थी। जैसे कि 8 छोटी छोटी पार्टीज़ थी जो इन्हीं की सपोर्ट में ही थी, तो सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ करते थे इलेक्शन लड़ने के लिए। बेसिकली तो ये अपने आप अकेले लड़ते थे। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन हुए और सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं और अकेले जीत रहे हैं। मतलब एक रेस चल रही है और उस रेस में ये अकेले ही दौड़ रहे हैं और फिर ये अकेले दौड़ेंगे तो जीतेंगे ही। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो चाइना की जो स्टोरी है, इसमें हमने क्या देखा कि अकेली ही एक ही पार्टी थी और वो ही अपने आप सब कुछ कर रही थी। मतलब कि कोई और पार्टी थी ही नहीं जो जीत सके और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हार सके। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये क्या कर रही थी, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करवा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि चाइना में फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे और चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, तो हमने चाइना की स्टोरी देखी कि चाइना क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब हम मैक्सिको की स्टोरी देखेंगे कि मैक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं है। तो मैक्सिको की बात करें तो 1930 में मैक्सिको को आज़ादी मिलती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1930 में। बट 1930 से लेके 2000 तक का टाइम आ गया, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीती थी, PRI नाम की। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एक पार्टी है, वो ही पार्टी जीता करती थी इलेक्शंस। पर अगर एक ही पार्टी जीत रही है तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। हो सकता है कि वो पार्टी अच्छा काम कर रही हो इसीलिए जीत रही हो, बट ऐसा नहीं था। जो PRI थी, PRI नाम की जो पार्टी जो जीत रही थी, वो इसलिए जीत रही थी क्योंकि ये डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रही थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी जीत रही थी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके बार बार। 1930 से लेके 2000 तक लगभग 70 साल तक ये पार्टी जीती है डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके। तो ये है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इसका नाम है। तो ये अपोजिशन जो होती थी, अपोजिशन पार्टीज़, उनको ये इलेक्शन लड़ने ही नहीं देती थी एक तरीके से। मतलब अगर वे कोई अपोजिशन पार्टी होती थी तो उनको वो जीतने का मौका ही नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि PRI डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी। किस तरीके की डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी? जैसे कि कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे कोई काम करता है, तो उनको ये कंपलसरी था कि वो PRI की मीटिंग्स अटेंड करें। जो PRI की पार्टी की मीटिंग होती थी उनको अटेंड करना कंपलसरी होता था। गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स करते थे कि जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को बोलें कि वो हमारी ही पार्टी को, मतलब PRI को ही वोट करें। मीडिया को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलाया था, मतलब कि अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में बुरा भला दिखाना, उनको क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने में। तो वो मीडिया को भी यूज़ करती थी। पोलिंग बूथ्स जो होते हैं उनमें भी ये गड़बड़ कर देती थी। जैसे मशीन होती हैं तो उनमें क्या करते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर देते थे जिससे कि इन्हीं की वोटिंग ज़्यादा दिखती थी। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं था। लोग नहीं चाह रहे थे कि यही पार्टी जीते, बट इनको हराने का कोई तरीका ही नहीं था लोगों के पास। अपोजिशन जीत ही नहीं पाती थी क्योंकि PRI इतनी ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी कि यही जीतती थी। इनफैक्ट ये पार्टी अपने कैंपेन्स पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करती थी। तो अब हमने जब 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, एक चाइना का देखा है और एक मैक्सिको का देखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़, डेमोक्रेसी इन दोनों कंट्रीज़ में है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने जब चाइना की स्टोरी देखी तो हमने देखा कि इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी और वही पार्टी जो है इलेक्शंस लड़ती थी और जीतती थी। मतलब एक इंसान ही है जो रेस में दौड़ रहा है, तो सिर्फ वही जीतता था। मैक्सिको में क्या होता था, मैक्सिको में दौड़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बट क्या होता था, एक इंसान क्या था, एक डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके जैसे कि बाकियों को गिरा के और वो आगे जा रहा था। तो इसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या कर रहे थे मैक्सिको में, जो PRI पार्टी थी वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रही थी और अपोजिशन पार्टीज़ को वो
हरा देती थी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके, ना कि अच्छा काम करके हरा रही थी। अगर अच्छा काम करके हरा रही होती तो वो 70 साल अगर उसने जीत भी रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो जीत तो रही थी, बट वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके, बुरे काम करके जीत रही थी। ऐसा नहीं था कि वो लोगों की सेवा करके जीत रही थी। तो मैक्सिको की अगर हम बात करें तो देखने में तो ऐसे लगता है कि लोगों के पास चॉइस है, बट एक्चुअल में उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। सिर्फ एक रूलिंग पार्टी थी और उसको कोई हरा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करती थी कि इलेक्शंस जो थे वो फेयर होते ही नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड फीचर में कि होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन तो हो रहे हैं, बट इलेक्शन होना ही सब कुछ नहीं है। इलेक्शन होना इज़ नॉट सफिशिएंट। डेमोक्रेसी कब होगी? जब वो इलेक्शंस फ्री हों और फेयर तरीके से हों। मतलब जो अभी पावर में है, जो इंसान, जो पार्टी अभी पावर में है, उसके पास एक फेयर चांस होना चाहिए हारने का। मतलब जितनी भी पार्टीज लड़ रही हैं उनके पास हारने का और जीतने का इक्वल चांस होना चाहिए। लोगों को जो सही लगेगा जिस वक्त लोग उसको वोट देंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी से, दैट इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उस एक वोट की जो वैल्यू है, उस एक वोट को एक ही काउंट करा जाएगा। मतलब उस एक वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि मतलब जो भी लोग 18 साल से बड़े हैं, मतलब जो एडल्ट हैं, मतलब 18 साल से बड़े लोगों के पास, सभी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। मतलब यूनिवर्सल मतलब सबके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। तो जितने भी लोग एडल्ट, मतलब 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, उन सबके पास क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट। उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। तो हमने अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो क्या हुआ करता था, पहले डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता था, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो हम उसको डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते जिस कंट्री में सभी लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। मतलब जो लोग एडल्ट हैं उनके पास वोटिंग राइट इक्वल वे पे नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर वुमेन के पास 2015 तक वोटिंग राइट नहीं होता था। तो हम सऊदी अरेबिया को ये नहीं बोल सकते कि वो 2015 तक डेमोक्रेसी था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक पर्सन के पास वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है। अब अगर हम बात करें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया के अंदर भी मतलब रशिया के लोग रहते थे, कुछ लोग माइनॉरिटी में। मतलब कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी रशिया के लोगों की, वो कम थी, जिसकी वजह से रशिया के लोगों को वोटिंग राइट्स लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। तो हमने देखा कि सऊदी अरब में वुमेन के पास 2015 तक वोटिंग राइट नहीं होते थे, और एस्टोनिया में रशिया के लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होते थे। और फिजी की बात करें तो फिजी में क्या होता था? फिजी में एक तो होता है कि उधर के ही लोग रहते थे, इंडिजीनियस, मतलब जहाँ पे फिजी के जो लोग हैं खुद के फिजी के, जैसे हम इंडिया में अगर हम बोर्न हुए हैं तो इंडिया में ही रह रहे हैं तो हम इंडिजीनियस इंडियन हैं। तो उसी तरीके से जो फिजी में जो जन्मे लोग थे, इंडिजीनियस फिजी, उनकी वोटिंग की वैल्यू ज़्यादा होती थी रेदर देन जो बाहर से लोग फिजी के अंदर गए होते थे। जैसे कि इंडिया से कोई अगर फिजी गया है और वो उधर फिजी में ही रहने लग गया, तो उसकी जो वोट की वैल्यू होती थी वो कम होती थी रेदर देन इंडिजीनियस फिजी, मतलब जो लोग फिजी में जन्मे हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती थी, और जो बाहर से लोग फिजी में आए हैं और वोट कर रहे हैं उनकी वोट की वैल्यू कम होती थी। ठीक है। तो फिजी में जो लोग फिजी के थे उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, और जो लोग इंडिया से गए थे फिजी में उनकी वोट की वैल्यू कम होती थी। तो इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो तीसरा फीचर हमारा क्या कहता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पर ये फोकस करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि हर एक एडल्ट सिटीजन जो 18 साल से बड़ा है उसके पास वोटिंग राइट होंगे
और एक वोट डालने का अधिकार होगा, सिर्फ सिंगल वोट, और उस सिंगल वोट की वैल्यू भी एक ही काउंट की जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या होता है। तो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, जो भी 18 साल से बड़ा है, मस्ट हैव वन वोट, एक वोट वो डालेगा, और उस एक वोट की कितनी वैल्यू होगी, एक, वन वोट वो डालेगा और उस वन वोट की वैल्यू भी कितनी होगी, वन वैल्यू, ठीक है। तो फोर्थ फीचर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इस फीचर को समझने के लिए हम एक जिम्बाब्वे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो जिम्बाब्वे नाम की एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पे भी जैसे हमारे इधर ब्रिटिश रूल करते थे, उसी तरीके से वहाँ पर भी वाइट माइनॉरिटी मतलब ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। तो 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल जाती है वाइट माइनॉरिटी रूल से, मतलब जो अंग्रेज़ उन पे रूल कर रहे थे उससे उन्हें 1980 में आज़ादी मिलती है। और इस आज़ादी की लड़ाई को जिस पार्टी ने लड़ा था वो थी ज़ानू पीएफ पार्टी। जैसे कि हमारे इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी इंडिया में और इंडिया को आज़ादी दिलवाई थी, इसी तरीके से जिम्बाब्वे में ज़ानू पीएफ नाम की एक पार्टी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इस जो पार्टी है इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ये आगे चल के जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो इंडिपेंडेंस दिलवाई इसने 1980 में, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और हमेशा ये पार्टी ज़ानू पीएफ पार्टी जीत जाया करती थी। और प्रेसिडेंट कौन बनता था, रॉबर्ट मुगाबे। ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था रॉबर्ट मुगाबे, और ये पार्टी भी काफ़ी पॉपुलर थी ज़ानू पीएफ पार्टी। बट जब इलेक्शंस होते थे तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया करते थे, इसीलिए ये बार बार इलेक्शंस जीत रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं कंट्री के लिए इसीलिए ये जीत रहे हैं इलेक्शंस को, बट क्या करते थे ये लोग, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे, ठीक है। इलेक्शंस में किस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ किया करते थे, जैसे कि कभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बार बार बदलाव करते रहते थे, ताकि किस तरीके के बदलाव करते थे कि इनकी पावर बढ़े। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक तरीके से एक रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें काफ़ी सारे हमारे कंट्री किस तरीके से चलेगी उसके रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पावर बढ़ाते थे कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो, उसके खिलाफ कोई जा ही ना पाए। इस तरीके के ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते थे। और अपोजिशन पार्टी को हैरेस करते थे, अपोजिशन पार्टी के साथ मतलब बुरा बर्ताव करते थे, उनको ये आगे आने ही नहीं देते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब अगर लोग चाहें रैली निकालना, कुछ करना, अपने लिए आवाज़ उठाना, तो लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, रैली करना, शांति से रैली करना भी इलीगल था। और ये किसने इलीगल किया था, ज़ानू पीएफ पार्टी ने। और क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट को कि मतलब अगर प्रेसिडेंट की कोई बात गलत लग रही है तो ऐसा है कि अगर आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगी, तो आप प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते। टीवी, रेडियो वगैरह भी ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता था कि मतलब सरकार के खिलाफ, मतलब जो रूलिंग पार्टी है ज़ानू पीएफ पार्टी या रॉबर्ट मुगाबे जो उसका प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कोई ना रेडियो पे कुछ लगा सकता है ना ही टीवी पे कुछ आ सकता है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी थे जो कि सरकार के खिलाफ कुछ अगर छाप देते थे तो उनको हैरेस किया जाता था, उन जर्नलिस्ट को जो कुछ छापते थे उनके अगेंस्ट। और ज़ानू पीएफ पार्टी की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो जज तक को प्रेशराइज कर देती थी। अगर कोई कोर्ट में कुछ जाता था इसके अगेंस्ट, ज़ानू पीएफ पार्टी के अगेंस्ट, तो जज को प्रेशराइज करके कोर्ट की जजमेंट तक को बदल दिया जाता था। अब इतना सब कुछ ज़ानू पीएफ पार्टी ने किया था जिसकी वजह से 2017 के बाद इनकी सत्ता ख़त्म हो जाती है और ज़ानू पीएफ पार्टी जो थी वो अब जिम्बाब्वे में और नहीं रहती। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017 में इलेक्शंस होते हैं और ये हटा दिया जाता है रॉबर्ट मुगाबे, और इसकी पार्टी भी हटा दी जाती है। तो अब हमने जब जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा तो हमने ये देखा कि पार्टी तो काफ़ी पॉपुलर थी, बट ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलर गवर्नमेंट है तो वो डेमोक्रेटिक ही होगी, वो भी अनडेमोक्रेटिक
हो सकती है, ठीक है। पॉपुलर जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, मतलब सिर्फ अपनी चलाने वाले लोगों की ना मानने वाले, ऐसे हो सकते हैं। और अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें इलेक्शंस पे ध्यान देना ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले की क्या सिचुएशन है कंट्री में, इलेक्शंस के बाद की क्या सिचुएशन है, सारी एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से हो रही है, यानी क्या उनमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हों। अपोजिशन पार्टी के पास भी इक्वल हर तरीके के राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वही बार बार जीतते जा रही है। तो सारे राइट्स इक्वल होने चाहिए। सिटीजन्स के पास भी अपना ओपिनियन रखने का एक इक्वल अधिकार होना चाहिए कि मतलब अगर पार्टियां, अगर 2-4 पार्टियां होंगी तभी तो उनमें से एक पार्टी को वोट देंगे ना सिटीजन्स। अगर सिर्फ एक ही पार्टी होगी तो लोग तो अपना ओपिनियन रख ही नहीं सकते। लोग कैसे होने चाहिए, फ्री टू थिंक। किस तरीके से होंगे फ्री टू थिंक, जब कम से कम 3-4 पार्टियां होंगी जिनको वो वोट डाल सकते हैं, उनमें से उनको जो बेस्ट लगेगा वो उनको वोट डाल देंगे। अपने आप को पब्लिक में एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए सिटीजन्स के पास, एसोसिएशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की, मतलब रैली वैली निकालने की आज़ादी होनी चाहिए। हर एक कानून की नज़रों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone। मतलब एक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, कोर्ट, जज, जो कि सब कुछ देखेगा कि सबके पास इक्वल राइट्स हों और सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बारे में हम आगे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो हम फोर्थ, इसके फीचर में फोर्थ और फाइनल ये आखिरी फीचर है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब सरकार रूल करती है, सरकार बनी हुई है और वो रूल कर रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हुए हैं और सिटीजन्स के पास जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो रूल करे, ना कि वो उन रूल्स को ही चेंज कर दें और सारी पावर अपने पास ले ले। बेसिकली अगर हम बात करें ना तो 2 तरीके के रूल्स होते हैं। 2 तरीके से एक सरकार रूल कर सकती है। एक होता है रूल बाय लॉ और एक होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो होता है, जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ चलता है ना, वो कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, कानून का रूल चलना, और रूल बाय लॉ कानून द्वारा रूल चलना। कानून द्वारा रूल चलने का मतलब है रूल बाय लॉ का कि कानून में चेंज करते गए, मतलब जैसे कि हमने देखा था रॉबर्ट मुगाबे था, वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करता गया और रूल करता गया, मतलब उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव किए कि उसकी पावर बढ़ती जाए। तो ये था रूल बाय लॉ। और रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि जो कानून में लिखा हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं उसमें जो सिटीज़न के राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो कानून लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रूल किया जा रहा है, तो वो होता है रूल ऑफ लॉ। की मतलब सिटीजन्स को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। तो जहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है वहाँ पर एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक सरकार को इलेक्शंस जीतने के बाद किस तरीके से रूल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जीत गई है, अगर वो इलेक्शन जीत गई तो वो कुछ भी करेगी जो उससे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जिन्हें उनको जो जीती है पार्टी उन्हें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ गारंटीज़ माइनॉरिटीज़ को देनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हमारी कंट्री में रहती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए। सब कुछ जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशन से होके जाएंगे, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे कंसल्ट होके आगे बढ़ते जाएंगे और फिर फाइनल डिसीजन होगा। क्योंकि अगर एक ही पर्सन कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए तो डिसीजन नहीं ले सकता ना, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का दिमाग उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो डिसीजन जो है वो कंट्री के लिए गलत साबित ना हो आगे जाके। तो जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है चलना चाहिए, ना कि खुद से जो है कानून बना के और उसके थ्रू पावर में आना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ और फाइनल फीचर था कि रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। किस तरीके से रूल करना है, विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी किताब में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम रूल करें।
समरी अगर डेफिनेशन की देखें तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट किया था, ठीक है। बेसिकली पीपल्स रूल। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो ये डेमोक्रेसी वर्ड यहीं से आया है, पीपल्स रूल, ठीक है। तो हमने देखा डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पर जो नेता होता है उसको लोगों द्वारा चुना जाता है। बट इसके साथ ही हमें डेफिनेशन में 4 चीज़ें और ऐड करनी है। क्या? कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल वो ही सारे डिसीजंस लेंगे, मेजर डिसीजंस, ठीक है। जो लोगों ने जिस इंसान को चुना है वोट देके, हमारी कंट्री के मेजर डिसीजंस वही लेगा। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन होंगे, कोई उनमें घपलेबाजी, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस उनमें यूज़ नहीं होंगी। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अवेलेबल टू ऑल, मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, मतलब कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के पास वोटिंग राइट्स होगा इक्वल बेसिस पर, मतलब मेन हैं, वुमेन हैं, हमारे इंडिया का सिटीज़न है या बाहर से कोई आया हुआ है और वो इंडिया का सिटीज़न अब बन चुका है, तो हर एक के पास, और हर एक की वोट की वैल्यू भी एक होगी, तो हर एक पर्सन के पास इक्वल बेसिस पे वोटिंग राइट्स होंगे। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीज़न राइट्स, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं उतना ही गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। मतलब गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं रूल्स, उन्हीं के द्वारा वो रूल करेगी, सरकार चलाएगी, ठीक है। और जो सिटीज़न के राइट्स होते हैं, जो हम आम नागरिक के राइट्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करेगी। तो यही बेसिक एक डेफिनेशन हमने समरी देखी डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे पहले पीपल्स रूल हमने देखा कि लोग रूल तो कर रहे हैं, बट किस तरीके का पीपल्स रूल, जिसमें सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन ले, जिसको लोगों ने चुना है, ठीक है, मेजर डिसीजंस वही लेगा। फिर हमने देखा कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होंगे, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की, और फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों के पास भी होगी वोट डालने की। और उसके बाद हमने देखा कि जो सरकार बनेगी वो किस तरीके से रूल करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के तहत अपनी सरकार, जो रूलिंग पार्टी है, वो चलाएगी। अब हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए डिबेट चालू होती है ऑन मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिबेट में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव बोले जाते हैं, कुछ नेगेटिव बोले जाते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी लिखी हुई है, तो हम आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या फेवरेबल चीज़ें होती हैं और क्या डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है। तो ये सबसे पहले कन्वर्सेशन हम देखने वाले अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है। तो लीडर्स क्या होता है, डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस में क्या होएगा कि हमारा जो नेता है वो बदला भी जा सकता है। अब नेता बदले जाएंगे तो फिर उनका जो भी काम है, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब सब कुछ एक तरीके से कंट्री में इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अब नया जो नेता बना है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, पहले वाले ने जो काम किया हुआ था वो अपने अकॉर्डिंग किया हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, और लीडर्स के चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। अब कहीं ना कहीं सब, कोई मोरल वैल्यूज़ ही नहीं होती, कोई एथिक्स ही नहीं होते, हर कोई एक दूसरे को मारने काटने को तैयार रहता है। तो कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा पावर प्ले चलता है, मतलब कोई मोरलिटी नहीं रहती, कोई मोरल वैल्यूज़ ही नहीं रहती हैं पॉलिटिशियंस में।
सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। मतलब क्या होता है, अब कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पहले लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट उसको पास करता है, तो काफ़ी सारी लंबी एक प्रोसेस चलती है कोई एक छोटा सा भी डिसीजन लेने के लिए, जिसके कारण डिसीजन में डिले हो जाता है। मतलब डिसीजन लेने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर एक राजा होता तो राजा ने जो डिसाइड कर लिया, राजा ने हाँ बोल दिया तो वो डिसीजन लग गया, और राजा ने मना कर दिया तो वो डिसीजन कैंसिल हो गया। तो राजा की चलती है तो राजा ने, एक अकेला पर्सन है वो हाँ या ना बोल देगा, बट डेमोक्रेसी में काफ़ी सारी स्टेजेस से एक डिसीजन को पास होके जाना होता है, काफ़ी लोगों की हामी ज़रूरी होती है एक डिसीजन को लेने में। अब इसके बाद आता है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं इलेक्शन के टाइम पर बाद में तो उनको पूरा नहीं करते। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, उनको कोई मतलब नहीं होता कि गरीबी हटानी है या क्या करना है, उनको सिर्फ करप्शन करना होता है ज़्यादातर। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब जो वोटिंग होती है उनमें जो मशीन्स यूज़ होती है, उन मशीन्स में भी कई बार ईवीएम मशीन्स उनमें गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ी की जाती है नेताओं द्वारा, ताकि वो जो वोटिंग है उनको चेंज किया जा सके। तो ये भी एक तरीके से डेमोक्रेसी में नेगेटिव पॉइंट है। फिर आता है हमारा कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड। अब कई लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो जिनको वोट डाल के आ रहे हैं उन्हें पता नहीं होता कि हमने वोट जिस इंसान को डाली है वो हमारे लिए सही है या गलत। कई बार लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके भी किसी को वोट डाल देते हैं, जैसे मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर डाल दी, या अपने आसपास के नेबर से इन्फ्लुएंस होकर डाल दी, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके डाल दी। तो इस तरीके से भी लोग आजकल वोट डाल देते हैं। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स जो नेगेटिव देखे डेमोक्रेसी के, हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। इससे ऐसा नहीं है कि अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, मतलब गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो हमारी कंट्री में गरीबी ख़त्म हो जाएगी। या वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि उस देश को गरीबी से राहत मिल गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिया जाए, लोगों के द्वारा, डिसीजंस लेने में लोगों की सहमति हो। तो दिस डू नॉट गारंटी दैट द डिसीजन विल बी गुड। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजंस में कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब ये गारंटी नहीं देता डेमोक्रेसी की जो लोगों ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक ही होगा। ये भी हो सकता है कि लोगों ने जिस नेता को चुना है वो गलत हो, वो नेता सही ना हो। तो पीपल कैन मेक मिस्टेक, इंसान है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो नेता चुना है लोगों ने वो उनके लिए सही ना हो। इन्वॉल्विंग द पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अब लोग अगर डिसीजन में लेने में इन्वॉल्व होंगे तो उससे डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। हमने देखा था पहले भी कि डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, देरी। क्यों? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और भी काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे हेड्स होते हैं जिनके थ्रू पास होके एक डिसीजन को जाना होता है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स में भी फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल में हमारा लीडर चेंज हो सकता है। समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो सेट बिग डिसीजंस। अब कोई बड़े बड़े डिसीजंस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, कमी रह जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि बार बार नेता चेंज हो रहे हैं। तो नेताओं का बार बार चेंज होना, हर 5 साल में चेंज होना, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी कंट्री के ऊपर। अब हमने जितने भी ये नेगेटिव पॉइंट्स देखे, ये आर्ग्यूमेंट्स देखे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट रियल लाइफ की बात करें तो बेस्ट तो कहीं एग्जिस्ट करता भी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है बाकी तरीके की जो गवर्नमेंट है उनसे, जैसे कि ऑटोक्रेसी है,
है ना, जहाँ पे राजा का रूल चलता है उनसे तो बेटर ही है। तो डेमोक्रेसी बाकी सबसे बेटर है, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। बेस्ट नहीं है बट बेटर है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इसलिए हम डेमोक्रेसी को ही बेस्ट बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी को क्यों बेस्ट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के लिए बोलेंगे, मतलब डेमोक्रेसी के तरफ हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी एक कंट्री में क्यों होनी चाहिए। तो चाइना में फेमाइन आया था 1958 से 61 के टाइम पीरियड में। फेमाइन मतलब भूखमरी, जब लोगों के पास खाने को नहीं रहता, फसलें खराब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं। उसी टाइम पे लगभग इंडिया में भी फेमाइन आया था। बट चाइना की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, वर्स्ट हो गई थी। उधर लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी भूखमरी के कारण, भूख के कारण, ठीक है। और वहीं जब इंडिया में आया था उसी टाइम पे इंडिया में सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई थी। और जबकि अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, उधर ग्रोथ की, तो चाइना हमसे उस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रोथ उधर देखने को मिलती थी चाइना में। चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप्ड था उस टाइम पे। तो उस वक्त फिर भी इंडिया की फेमाइन, इंडिया की जो भुखमरी थी वो इतना हमारे इधर नहीं 3 करोड़ लोग मरे जैसे चाइना में मरे। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम कम डेवलप्ड होके भी हमारी सिचुएशन इतनी वर्स्ट, इतनी ख़राब नहीं हुई। तो कहना था इकोनॉमिस्ट्स का कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बेटर हैं। तो दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग होने के कारण हमारी कंट्री की सिचुएशन इतनी वर्स्ट, इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी कि चाइना की हुई। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडिया में थी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जब होती है तो क्या होता है, अब सरकार बनी हुई है तो उस सरकार को काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो अगली बार जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो वो सरकार हटा दी जाएगी। तो इसलिए सरकार थी जो इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, फूड स्कैरेसिटी, फेमाइन में क्या होता है खाने की कमी होती है, तो फूड स्कैरेसिटी पे सरकार ने कदम उठाए और लोगों को खाना पहुंचवाया, जिसके कारण लोगों की डेथ नहीं हुई, लोगों की मौत नहीं हुई। वहीं पर चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो चाइना में एक ही पार्टी थी और वो ही इलेक्शन जीता करती थी। तो चाइना में क्या था कि फेमाइन आया तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं था चाइना में कि कोई लोगों तो खाना पहुंचाए, लोगों को खाना दे, ऐसा कोई नहीं था। तो यही कहना था इकोनॉमिस्ट का कि चाइना में भी अगर मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ होती, अपोजिशन पार्टी होती, प्रेस अगर फ्री होती उधर की, मतलब मीडिया के पास बोलने का अधिकार होता, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार होता, अपोजिशन पार्टी को खड़े होने का, आवाज़ उठाने का अधिकार होता, तो फिर वहाँ पे इस तरीके का जो फेमाइन आया 3 करोड़ लोगों की मौत हुई वो नहीं होती, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से जो हमने देखा फेमाइन का, भुखमरी का, चाइना और इंडिया के बीच में डिफरेंस देखा, डेमोक्रेसी एक जगह थी एक जगह नहीं थी, तो हमने ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी को क्यों बेटर कहा गया है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी ना, उनमें उन लोगों की जो नेता हैं, जो मतलब राजा हैं, उसकी मर्जी होती है कि वो लोगों की नीड्स को पूरा करे या ना करे। अब अगर वो अच्छा होगा तो वो पूरा कर देगा, और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं पूरी करेगा। उसको कोई डर तो है नहीं कि वो हट जाएगा। अब राजा तो वही रहेगा चाहे वो लोगों के लिए कुछ करे या ना करे। बट अगर नेता, जैसे गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसको तो डर है कि अगर वो लोगों की नीड्स को रिस्पोंड नहीं करेगा तो अगली बार वो हटा दिया जाएगा और कोई और पार्टी की सरकार बन जाएगी। इफ रूलर्स डू नॉट वांट टू, दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल इन नॉन डेमोक्रेटिक। अगर कोई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें रूलर्स की अपनी खुद की मर्जी है, वो चाहे तो वो लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी करेंगे, तो उनका कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में तो रूलर्स को लोगों की नीड्स को पूरा करना ही पड़ेगा।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अकाउंटेबल को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे समझ सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की नीड्स की लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं लेंगे तो अगली 5 साल बाद उनको इलेक्शन में हरा दिया जाएगा, उनकी पार्टी को निकाल दिया जाएगा। एक और अगर हम देखें रीज़न कि डेमोक्रेसी को हम क्यों कह रहे हैं कि ये बेटर है बाकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो उसका एक कारण ये है कि डेमोक्रेसी में सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं ना, कंसल्टेशन से, डिस्कशन से लिए जाते हैं। अब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट बैठती है, उसमें लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, अपोजिशन पार्टी होती हैं। तो अपोजिशन पार्टी सबसे पहले आवाज़ उठाती है, अगेंस्ट में बोलती है रूलिंग पार्टी के। कोई भी डिसीजन आता है तो एक टॉपिक को हर तरीके से तराशा जाता है, ये क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, तभी जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। इसमें डिले तो हो जाती है डिसीजन लेने में, बट जो डिसीजन लिया जाता है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। अब ज़्यादा हेड हो गए, मतलब बहुत सारे लोग हो गए, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं किसी भी डिसीजन में। तो टाइम भले ही लगा, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो जो डिसीजन लिया है टाइम लेके, वो डिसीजन में चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन कम हो जाते हैं। रैश मतलब कि वो डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया गया होगा, और इररिस्पॉन्सिबल वे में नहीं लिया गया होगा। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने जब डिसाइड किया है, उसके हर तरीके से उस डिसीजन को हर तरीके से देखा गया है कि उसमें क्या सही पॉइंट है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है, और तब जाके एक डिसीजन लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। डेमोक्रेसी क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब तीसरा क्या होता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमारी जो इंडिया की जो कंट्री है, तो इसमें कितनी ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग जगहें होती हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह का खान पान, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग है, बोलचाल अलग है। तो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोलते हैं, साउथ में अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, सबके धर्म अलग अलग होते हैं, कास्ट अलग अलग होती हैं, जाति अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इतना सब कुछ जब डिफरेंसेस हमारे एक ही कंट्री के अंदर है, तो उसमें एक सरकार बनना, उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, उसके लिए हमारी डेमोक्रेसी ज़रूरी है। ठीक है, अब अलग अलग लोग होते हैं, तो वो वर्ल्ड को अलग अलग अपनी नज़रिए से देखते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, रीजन बाय रीजन, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। कोई चीज़ अगर एक ग्रुप के लिए अच्छी मानी जाती है, तो दूसरे रिलीजन में वही चीज़ बुरी मानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्लैश अराइज होता है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि मतलब डेमोक्रेसी एक कंट्री में होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंट्री में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर जिसकी सरकार बनी है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके ऐसी चीज़ें करता रहे कि मतलब कि उन्हीं के जो लोग हैं उन्हीं को, मतलब उन्हीं के रिलीजन के लोगों को, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं के एरिया के लोगों को फ़ायदा हो, तो इस तरीके की गवर्नमेंट तो यहाँ पर चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इससे लोगों में अनहैप्पीनेस, रिसेंटमेंट, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाकी रिलीजन के लोग, और उस सरकार को हटा देंगे वे कुछ टाइम बाद। तो अगर कोई सरकार चाहती है कि वो लंबे टाइम तक चले, तो उसको क्या करना होगा, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा, सभी जाति के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा, ताकि उसकी सरकार अच्छे से बनी रहे। अगले 5 साल के बाद जब इलेक्शन हो तो भी वही जीते। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट, हर एक जाति की रिस्पेक्ट वो करें।
तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। आज अगर एक जाति का कोई इंसान जीत रहा है, एक धर्म का इंसान जीत रहा है, तो हो सकता है अगले 5 साल बाद दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का इंसान जीत जाए। तो फिर इस वजह से कोई एक पर्सन ये नहीं कह सकता कि हमारी जो रिलीजन है वही सुपीरियर है इस कंट्री के अंदर। तो कोई भी परमानेंट ना तो लूज़र है ना परमानेंट विनर है डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो सभी लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज इनकी बारी आई हुई तो कल हमारी भी आ सकती है। तो एक डाइवर्स कंट्री में जिसकी हमारी इंडिया है, यहाँ पर सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी ही है जो हो सकती है। अगर किंग होता तो वो किंग हर चीज़ को, हर एक एरिया को या हर एक रिलीजन को, हर एक जाति को, हर एक कास्ट को एक साथ लेकर चले, ये ज़रूरी नहीं होता। तो हमने ये 3 आर्ग्यूमेंट्स तो देखे, बट एक चौथा जो आर्ग्यूमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कौन सा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की चलती है, सिटीजन्स की चलती है। तो डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं लोगों की जो डिग्निटी है, मतलब लोगों को सम्मान मिलता है, लोगों को इज्जत मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में का मतलब क्या होता है, पीपल्स रूल। तो इसमें सिटीजन्स की चलती है। तो सबसे मेन जो बात है वो यही है कि डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन। भले ही डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन ना आए, भले ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ले, बट फिर भी ये बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें लोगों की सत्ता चलती है, ना कि किसी और की। तो लोगों की जब सत्ता चलती है तो लोग अपने हित के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचेंगे। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होती है, मतलब कि सभी को समान तरीके से अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते हैं। सभी को पास वोटिंग राइट है, सभी के पास अपनी बातें रखने का राइट है, सभी के पास राइट टू लिव है, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एजुकेशन के राइट्स हैं। तो वो सभी को समान रूप से मिलते हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर, दे आर द रूलर्स ऑफ देमसेल्फ। मतलब ऐसा कोई राजा नहीं है कि जिसके अंडर वे बैठे हुए हैं और उन्हें उसके अंडर ही काम करने हैं। जो आम जनता है डेमोक्रेसी में, वही राजा होती है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर हम लोगों ने, आम जनता ने अगर अपने नेता को चुनने में कोई गलती कर दी है तो वो गलती हमारी मानी जाएगी, वो किसी और की गलती नहीं होगी। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये हमें मिस्टेक्स को अपनी को करेक्ट करने को अलाउ करती है। मतलब अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं डेमोक्रेसी में। किस तरीके से सुधार सकते हैं, जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो हम अपने जो हमने गलत नेता को चुन लिया है उसको दोबारा से नहीं चुनेंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर मिस्टेक ही नहीं होगी, डेमोक्रेसी आ गई तो कोई मिस्टेक नहीं होगी या कंट्री में कोई गरीबी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं कर सकती। बट डेमोक्रेसी के हम अगर एडवांटेजेस देखें तो वो यही है कि अगर गलती हो भी रही है तो वो किसी से छुपी नहीं रहेगी उस ज़्यादा लंबे टाइम तक, और उसको वो सबसे पहले तो वो पब्लिक के सामने वो गलती आ जाएगी और उसको हम सुधार भी सकते हैं इलेक्शन को दोबारा करवा के, या जो अपना रूलर है उसको चेंज करके। ठीक है, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इलेक्शंस में उसको उसके पद से हटा सकते हैं जब इलेक्शन होंगे। तो दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हो नहीं सकता ये। अगर एक बार जो राजा बन गया तो वो तो राजा बना ही रहेगा। डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी से हमें सब कुछ तो नहीं मिलता, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, बट क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, हमारा डेमोक्रेसी ही है, जिससे एक कंट्री को रन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी है जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
जो पीपल हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म जाति के लोग इकट्ठे रह सकते हैं। डिसीजन जो लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सिटीजन्स की डिग्निटी का इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स रूल चलता है, लोगों की सत्ता होती है, ना कि किसी किंग की सत्ता होती है। और गलतियाँ होती भी हैं तो उनको करेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का हम एक ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे। हमने डेमोक्रेसी का एक बेसिक मीनिंग समझा कि लोगों का रूल करना डेमोक्रेसी होता है। फिर उसमें हमने फीचर्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी के उस जो डेफिनेशन है पीपल्स रूल, उसमें क्या क्या चीज़ें और जुड़नी चाहिए जो उस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को एनहांस करेगी। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और मोस्ट जो कॉमन, सबसे कॉमन है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो किस तरीके से डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह से एक एमपी, एमएलएज वगैरह चुनते हैं, और फिर वे जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अपने एरिया के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उनको चुना है, उनके बिहाफ पर वे डिसीजंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन, पर हम सब जाके मिलके पार्लियामेंट में तो बैठ नहीं सकते, तो इसलिए मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। कौन कौन जाते हैं? एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, ये लोग जाकर हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। तो किस तरीके से जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हमने चुना है, वो आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये क्यों ज़रूरी होता है कि हम किसी को चुन रहे हैं और वो आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हमारी जैसे इंडिया है, इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, तो पूरी के पूरे इंडिया के लोग तो जाके इस पार्लियामेंट के अंदर बैठ नहीं सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि सारे लोग जाके तो इधर बैठ नहीं पाएंगे, इतनी, ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है फिज़िकली कि सारे लोग एक साथ बैठ पाएँ। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग होते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये फिज़िकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक कलेक्टिव डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो वो इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं कि सारे लोग मिलके एक जगह बैठ रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, बट हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं लग सकती, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं लग सकती। इसीलिए सबसे कॉमन जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होती है। अब देखें कि इवन अगर वे एक साथ बैठ भी गए एक जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक इंसान तो पढ़ा लिखा या स्किलफुल नहीं होता, तो और ना ही लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वे रोज़ जा कर के पार्लियामेंट में बैठें और हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व हों। तो ना तो लोगों के अंदर ये इच्छा है, ना लोगों के पास टाइम है, और ना ही इतनी स्किल्स हैं कि वो हर डिसीजन में इन्वॉल्व हो पाएँ। ठीक है, तो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को समझा, एक बेसिक मतलब समझा है डेमोक्रेसी का, जिससे कि हम डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से अलग कर सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं। तो अब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। अब जैसे डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी में हम कई बार नॉर्मल चीज़ों के लिए भी डेमोक्रेसी यूज़ कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी यूज़ किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्टेटमेंट्स को देखें, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, ये एक बच्चे ने ये एक बात कही है कि वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली whenever a decision has to be taken, we all sit together and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father's.
मतलब एक बच्चा है, वो अपनी फैमिली की बात कर रहा है कि उसकी फैमिली में जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे एक जो मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। जो उस बच्चे की जो राय होती है, जो वो बोलता है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि उसके फादर की जो बात है उसकी वैल्यू होती है। तो हर एक डिसीजन वे मिलकर इकट्ठे ले रहे हैं, तो इसलिए उनकी फैमिली को क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेटिक फैमिली। ठीक है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. मतलब वो टीचर्स डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाली कौन सी टीचर्स होंगी? जो बच्चों को बोलने की आज़ादी देती हैं, उन्हें क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन करने की आज़ादी जब बच्चों को मिलती है तो उस क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा। अब one leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? मतलब एक पार्टी बनी हुई है, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उस तरीके से एक पार्टी है। बट उस पार्टी के जो एक मेन लीडर हैं वही सारे डिसीजन ले रहे हैं, या उनके ही फैमिली मेम्बर सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो हम उनको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि बाकी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन लेने में नहीं है। ठीक है। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. मतलब एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हम किसी डिसीजन को कब कहेंगे? जब जैसे कि जिस पब्लिक को वो डिसीजन अफेक्ट करने वाला है ना, तो उस पब्लिक की मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ ये डिसीजन सही है, तभी वो डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक डिसीजन माना जाएगा। कंसल्टेशन से मतलब लोगों की मंजूरी, कंसेंट मतलब मंजूरी। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन तभी कहा जाएगा जब वो लोगों की मंजूरी से लिया गया हो, जिनको वो अफेक्ट करने वाला है। अब चाहे कोई इंसान पावरफुल हो चाहे कम पावरफुल हो, हर एक इंसान उस डिसीजन से जिसको वो अफेक्ट कर रहा है वो डिसीजन से वे लोग अग्री होने चाहिए। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली। अब ऑर्गेनाइजेशन है कोई, वो भी डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी बिजनेस में, जो एक मेन जिसका वो बिजनेस है वही सारे डिसीजन ले रहा है, या सारे एम्प्लॉयज़ अगर मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी अगर मिलकर डिसीजन लेंगे तो उसको हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। और अगर डिसीजन सिर्फ कंपनी का ओनर ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से फैमिली का हेड अगर सारे डिसीजन ले रहा है तो उसको नॉन डेमोक्रेटिक बोल देंगे। और बातें अगर सभी लोगों की वैल्यू रखती हैं फैमिली में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डेमोक्रेटिक। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर सारे डिसीजन इकट्ठे मिलजुल के लोगों की राय ली जाती है, लोगों की मंजूरी देखी जाती है, तो हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बोलेंगे। और लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर सरकार को, तो उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे। दस डेमोक्रेसी एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के लिए ही हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ करते हैं। कई बार डेमोक्रेसी वर्ड जो होता है ये डिस्क्राइब नहीं करता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। मतलब कि एक आइडियल डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए ना, वो भी बताता है। मतलब एक ट्रू डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? एक डेमोक्रेसी में हम बोल सकते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी तब कहेंगे हम अपनी कंट्री को जब कोई भी भूखा पेड़ पर नहीं जाएगा, कोई भी हंगरी नहीं रहेगा। मतलब कोई भी इंसान जब कंट्री का भूखा नहीं रहेगा तभी हम कहेंगे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होगा कि हर एक सिटीज़न के पास इक्वल रोल होगा डिसीजन लेने में। अब हर कोई तो जाके पार्लियामेंट में डिसीजन नहीं ले सकता, और हर एक के पास इक्वल वोटिंग राइट भी नहीं हो सकते। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे भी जाके वोट डाल के आएंगे। यूनिवर्सल वोटिंग सफरेज होता है, मतलब जिसमें जो 18 साल से बड़ा होता है वही वोट डाल के आता है। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहनी चाहिए? सरकार के पास रहनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक कर दें।
तो बेसिक एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि एक डेमोक्रेसी हम कंट्री को कब कहेंगे। तो ये सारी कंडीशंस देखें कि कोई भी बेड पे भूखा ना जाए, सभी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी पब्लिक को पता होनी चाहिए। अगर इनको हम सीरियसली लेने लग गए इन आइडियल्स को कि कोई भी बेड पे भूखा नहीं जाना चाहिए, सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी बातें अगर देखने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जिसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकें। कुछ ये सिर्फ बेसिक आइडियल्स हैं कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं और उनको हम बेटर करें, अपनी कंट्री को एक मिनिमल डेमोक्रेसी वाली कंट्री से एक अच्छी डेमोक्रेसी वाली कंट्री बनाएं। मतलब अगर कोई भूखा सो भी रहा है तो अपनी कंट्री में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि गरीबी का जो लेवल है, पॉवर्टी लेवल, वो कम हो जाए। ये हम कोशिश कर सकते हैं, पर बिल्कुल गरीबी ख़त्म हो जाए, कोई भी बेड पे भूखा ना जाए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज के टाइम पर जो है पूरे वर्ल्ड में, वो है पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आम जनता जो है वो एमपीज़ और एमएलएज़ को चुनती है, और फिर ये एमपीज़ जो होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, ये हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो हैं प्रतिनिधि बन के जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। ये जो हमने ऊपर वाली सिचुएशन देखी, इसमें क्या था कि अगर हमारी कंट्री का साइज़ बड़ा है, जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो सब लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो इसलिए ये हमें एमपीज़ को चुनना पड़ता है। बट अगर एक कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, उसमें थोड़े से लोग हैं, कुछ हज़ार लोग ही हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि सारे लोग इकट्ठे मिलें और वो जाके डिसीजन इकट्ठे ले लें। तो ये हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि डिसीजंस डायरेक्टली सारे लोग इकट्ठे बैठकर ले रहे हैं। तो उस तरीके की चीज़ें कहाँ लग सकती हैं? गांव में, जैसे कि ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, तो उसमें गांव के सारे लोग बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी। हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जितने भी हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, वो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कंडीशंस हैं जो कि डेमोक्रेसी में, एक कंट्री को अगर हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो वो इंसान को, वो मतलब एक कंट्री को वो चीज़ें पूरी करनी चाहिए। एक आइडियल डेमोक्रेसी तो हम नहीं बना सकते अपनी कंट्री को, बट ज़्यादा एक अच्छी डेमोक्रेसी बना सकते हैं। एक मिनिमल डेमोक्रेसी से हम एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीज़न का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्हाट वी डू एज अ सिटीज़न, वो भी एक कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक होगी, कितनी ज़्यादा और कितनी कम डेमोक्रेटिक होगी, उस चीज़ को अफेक्ट करता है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में उधर के लोग क्या हैं, कैसे हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट ऑन जस्ट कि रूलर क्या करता है, हमारा नेता क्या करता है, बट हमारे सिटीजन्स कैसे हैं, क्या उनका बिहेवियर है। तो हमारे सिटीजन्स का रोल भी, उनकी एजुकेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया है डेमोक्रेसी को और बाकी की अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। जैसे मोनार्की मतलब राजा का रूल, डिक्टेटरशिप मतलब कि एक जो ज़्यादा पावरफुल एक इंसान होता है वो पूरी कंट्री पे रूल कर रहा है। वन पार्टी रूल की एक ही पार्टी हमेशा जीतती आ रही है इलेक्शंस, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके। तो इन सब चीज़ों से तो बेटर ही है कि डेमोक्रेसी एक कंट्री में हो जिसमें कि सभी सिटीजन्स को कहीं ना कहीं वैल्यू की जाती है, सभी सिटीजन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं है कि उनके सिटीजन्स का कोई रोल हो पॉलिटिक्स के अंदर। अब कोई राजा तो नहीं चाहेगा कि आम जनता जो है, प्रजा जाके सरकार के मतलब राजा के कामों में दखल अंदाजी करे, तो वो चीज़ राजा को पसंद नहीं आएगी। पर डेमोक्रेसी में हमारे जो नेता होते हैं वे चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सभी लोगों का हो, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि लोगों की क्या नीड्स हैं और किस तरीके से वो उनको पूरा करेंगे और आगे भी इलेक्शंस वो जीत पाएंगे। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।